इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है आज का हमारा यह वीडियो, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो फोकस दूरी f है और जो आपका वक्रता त्रिज्या r है, इसमें क्या संबंध होता है। देखिए, परीक्षा में एक प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, या फिर आपको यह कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि f बराबर r/2, अर्थात कि आपको यह सिद्ध करना है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यह टॉपिक जो है छोटा सा लेकिन है इंपॉर्टेंट। मैं एकदम बिल्कुल आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। यदि आपको मैथ से डर भी लगता होगा तो भी आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। बस मेरी बातों को आप ध्यान देंगे। और अगर आप पिछला वीडियो जो भी मेरा बच्चा इस लेक्चर सीरीज को एकदम सीक्वेंस से देख रहा है 1 2 3 4 करके, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि फोकस दूरी जो होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो सबसे पहली चीज हम क्या बना लेंगे, एक दर्पण बना लेंगे। और यदि इस दर्पण में हम पॉलिश बाहर की तरफ कर दें, अवतल भाग में कर दें, तो यह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, यह दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। और यदि इसके मध्य बिंदु P और इसके वक्रता केंद्र C को अगर हम एक सीधी रेखा से मिला दें, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। यह रेखा क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। और यहां पर आपका होता है क्या, F, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हमें यह प्रदर्शित करना है। ये स्मॉल f है। क्या है, स्मॉल f है। यानी कि स्मॉल f का मतलब फोकस दूरी, और यह कैपिटल F है। कैपिटल F का मतलब फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु P और C के मध्य में होता है। और फोकस दूरी क्या होती है कि आपकी इस फोकस और दर्पण के ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जैसा कि हमने आपको बताया है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हमें इस फोकस दूरी यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी में हमें संबंध बताना है। और हमें यह सिद्ध करना है कि जो ये छोटी वाली दूरी होती है, इस बड़ी वाली दूरी की क्या है, आधी है। यानी कि बड़ी वाली दूरी यानी कि r 2 गुना है, और यह छोटी वाली दूरी इस r से क्या है, आधा है। यह चीज हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक किरण हम ऐसी गुजार देते हैं जो इस मुख्य एक्सिस, मेन एक्सिस के क्या जाए, एकदम समांतर जाए, सीध में जाए। और हम यह भी जानते हैं कि जो रेखा, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन होने के पश्चात, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ये चीज हम जानते हैं। दूसरी चीज कि यह भी हम जानते हैं कि यदि किसी भी रेखा को अगर हम केंद्र से उसके परिधि को मिला दें, वृत्त की परिधि को मिला दें, तो वह हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और यह आपकी है आपतित किरण, यह आपकी है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, कोण I कहते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं, कोण I कहते हैं। और जो आपके परावर्तित किरण और लंब के बीच में कोण बनता है, उस किरण कोण को हम परावर्तन कोण, कोण R कहते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। और हम परावर्तन के नियम से ये जानते हैं कि कोण I जो होता है वह इक्वल होता है किसके, कोण R के। तो यहाँ पे हमारा एक आपका ये क्या है, इसका थोड़ा सा हम नामकरण कर देते हैं। कुछ नाम इसमें दिया हुआ ही है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं A, और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, B। इस बिंदु को हमने B नाम दे दिया, और इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया। और तो सबसे पहला चीज इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हैं, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण कौन सा है, कोण ABC। कौन सा है आपका, कोण ABC बराबर है कौन से, कोण CBF के, कोण CB और F के। तो कोण CBF के बराबर है कैसे, परावर्तन के नियम से। कैसे, परावर्तन
के नियम से। कैसे बराबर है? परावर्तन के नियम से, और इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 1 का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो एक लाइन ऐसे है जिसका नाम क्या है? ए है, और यहाँ पे क्या है? बी है, और एक रेखा इधर आई है किस पे? बिंदु सी पर। तो एक रेखा यहाँ पे आई है किस पे? बिंदु सी पर। फिर से एक रेखा यहाँ पे गई है कहाँ? बिंदु एफ पर। तो एक रेखा यहाँ पे आई है बिंदु एफ पर, और आप ये जान रहे हैं कि यह वाला कोण यानी कि कोण बी जो है कितना है? कोण आई है। तो अब ऐसी आकृति अगर बन जाए ना, जो जेड वाली आकृति अगर बन जाए ना, तो अगर ये वाला कोण अगर आई है तो यह भी कोण क्या होगा? आई होगा। फिर से एक बार, यदि मैथ का एक सिद्धांत है कि यदि आपकी यह जेड वाली आकृति बन जाए तो इसके दोनों कोने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि ये वाला आई है तो यह भी क्या होगा? आई होगा, और इसे हम कहते हैं क्या? एकांतर कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि जेड वाली आकृति बन जाए तो उसके दोनों वाले कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इनको भी हम बराबर कर सकते हैं। ये कोण कौन सा है? ए बी सी। कौन सा है? कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के। कोण बी सी एफ के, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और ये कहां से है? यह आपका किससे है? एकांतर कोण से है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? एकांतर कोण। यह क्या है? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में भी LHS ABC है और LHS ABC है। तो यदि दोनों के LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष यदि दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? यदि बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कोण CBF बराबर कोण BCF। समझ में आई बात? कि यदि इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हमने राइट हैंड साइड, दोनों के राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब आइए इसी चित्र में हम चलते हैं, एक झलक आपको एक चित्र और दिखाते हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। वह झलक क्या है आपकी? कि अगर हम इस त्रिभुज को बना दें, इस एक यह क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। यहां से ऐसे रेखा आई है जहां पे यहाँ पे आपका है B, और यह रेखा क्या है? C, और यहां से यहां तक आया है जो कि आपका क्या है? F है। तो यहां से यहां तक क्या आया है? आपका F, और एक रेखा इस प्रकार से आई है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जा रहा है। और हम जानते हैं, अभी अभी हमने एकांतर कोण जो पढ़ा, यह वाला कोण I था और यह भी कोण क्या था? I था। तो ये वाला कोण, यह वाला कोण कितना है? ये कोण अगर I है तो यह भी कोण कितना है? I है। तो यह वाला यानी कोण B भी क्या है? आपका I है, और कोण C भी आपका क्या है? I है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का एक प्रिंसिपल होता है, त्रिभुज का एक सिद्धांत होता है, जो कि क्या कहता है कि कोण के सामने वाली भुजा, यदि दो कोण किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा, यानी कि ये वाला कोण है तो ये वाली भुजा, और ये वाला कोण है तो ये वाली भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। फिर से एक बार, त्रिभुज का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो कि कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजा, उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि CF बराबर क्या है? BF है। क्या है? CF बराबर क्या है? BF है। तो और इसको हम कोष्टक में यहां लिख लेंगे, समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। यह क्या है? समान कोण की सम्मुख भुजा है, इसलिए आपस में क्या होगी? बराबर होगी। समान कोण की सम्मुख भुजा है इसलिए क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। और दूसरी बात, सब कुछ सीक्वेंस से है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये परावर्तन के नियम से हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया। फिर से हमने यहाँ पे एकांतर कोण लिया, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनको बराबर कर लिया। फिर अगर इन दोनों के
LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, वहां से हमें ये प्राप्त हो गया। अब अगर ये कंडीशन हमें प्राप्त होता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब यदि एक कंडीशन इसमें हम और जोड़ेंगे कि यदि ये जो B पॉइंट है ना, यह P पॉइंट है ना, अगर P के क्या हो, एकदम समीप हो, भाई अगर P के एकदम समीप होगा तो यह एकदम सीधा सीधा ही तो है, तो चाहे तो हम इस B को मान लें, चाहे इस रेखा को मान लें, चाहे इस रेखा को मान लें। यदि यह B जो है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा विज्ञान में क्या है, हम लोग डेरिवेशन में थोड़ा सा जबरदस्ती भी करते हैं, यानी कि थोड़ा सा हम आगे सोच करके चलते हैं, थोड़ा सा आगे की सोच रखते हैं। तो हमने आगे की सोच यहाँ पे क्या रखी कि हमने यह मान लिया कि ये जो B है ना, यह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि P के क्या है, अत्यंत समीप है। तो यदि यह B P के अत्यंत समीप होगा तो हम यह कह सकते हैं ना कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि बिंदु P के अत्यंत समीप हो, यदि बिंदु B P के क्या हो, अत्यंत समीप हो, तो यदि यह अत्यंत समीप हो जाएगा, यह एकदम अत्यंत समीप हो जाएगा, तो जो आपका BF है वह PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर आपका क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। BF बराबर क्या हो जाएगा, आपका PF हो जाएगा। BF बराबर आपका क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। अब यदि हम इस बड़ी वाली भुजा को देखें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें संबंध निकालना है R से, तो R क्या है, R P से लेके C के बीच की दूरी है। तो P से लेके C के बीच की दूरी को हम क्या दिखा देते हैं, हम PC से दिखा दे रहे हैं। P से लेकर के C तक की दूरी को हमने PC से दिखा दिया। तो अगर हम PC की बात करें तो PC दो टुकड़ों में है। कौन कौन सा, एक तो आपका PF और दूसरा आपका CF। पहला आपका PF, दूसरा आपका CF। तो यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, PF प्लस CF। तो CF बराबर आपका क्या हो जाएगा, PF। अगर अब यहां पर हम देखें तो CF के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं, इस वाले CF, क्योंकि CF बराबर है किससे, BF से। CF बराबर है BF के, तो CF के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, BF रख सकते हैं। तो यहां पे आइए रख लेते हैं PC बराबर BF प्लस CF के जगह पे हम क्या रख लेते हैं, BF रख लेते हैं। CF के जगह पे BF रख लेते हैं। अब अगर हम इस समीकरण को देखें तो BF बराबर क्या है, PF है। तो BF के जगह पे PF रख लेंगे, तो PF प्लस PF जोड़ने में हमें क्या हो जाएगी, जोड़ने में हमें हो जाएगी आसानी। तो हम यहां पे क्या लिख लेते हैं, PC बराबर PF प्लस का क्या लिख लेते हैं, PF प्लस क्या लिख लेते हैं, PF, क्योंकि यह BF किसके बराबर है, PF के बराबर है। अगर इसको हम समीकरण 4 बोल दें और इसको हम इस वाले समीकरण को हम क्या बोल दें, समीकरण नंबर 3 बोल दें, तो समीकरण 4 क्या है, BF बराबर है PF। तो इस BF के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो BF के जगह पे हमने क्या रख दिया, PF। और PF मिलकर के आपस में क्या हो जाएंगे, PF और PF मिलकर के आपस में क्या हो जाएंगे, PF और PS आपस में मिलकर के आपके हो जाएंगे 2PF। तो यहां से PC बराबर क्या आ जाएगा आपका 2PF। PC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2PF। अब देखिए यह जो PC है ना, PC क्या है, PC ध्रुव से लेकर के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या R, और 2 इंटू PF क्या है, ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो स्मॉल f हो जाएगा। अगर हमें किसका मान याद करना है, स्मॉल f का मान याद करना है, तो स्मॉल f का मान याद करेंगे। और इधर क्या है, आपका R है, 2 को बॉर्डर के इस पार भेजा जाएगा तो इसके साथ गुणा में है, इसके साथ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहां से हमें सिद्ध होता है कि f बराबर R/2। क्या सिद्ध हो गया, f बराबर R/2, जिसे हमें क्या करना था, जिसे हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया, दैट्स प्रूफ दैट। हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता
त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सब कुछ सीक्वेंस से चला है। हमने सबसे पहले चित्र बनाया, फिर हमने एक किरण को गुजारा और हमने ये देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आप एक दो बार इसका अभ्यास कर लेंगे, एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा। हमने सबसे पहले आपतन कोण परावर्तन कोण को बराबर कर लिया, फिर यहाँ पे देखा हमने कि जेड की आकृति बन रही थी, और जहाँ पे जेड की आकृति बनती है एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण को भी बराबर कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, जहां से ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके सम्मुख भुजा यानी कि ये वाली दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इन भुजाओं को भी हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजाएं हैं। अब हमने ये मान लिया, थोड़ा सा हम विज्ञान वाले हैं, हम थोड़ा सा एडवांस लेकर के चलते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये जो B है ना, वह P के अत्यंत समीप है। तो यह B और P लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जहां से हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें जो ज्ञात करना है, हमें देखिए PC, अब ये बड़ी वाली रेखा यानी कि हमें R बताना है ना, तो R क्या है, आपकी PC है। तो PC को ले लिया, PC दो भागों में बटी थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब PF CF जो है BF के बराबर था, तो CF के जगह पे BF रख लिया, और BF जो है PF के बराबर था, तो BF के जगह पे PF रख लिया। यहाँ से 2PF जुड़ करके हो गया, और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया F बराबर R/2, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको मैं इस वीडियो में कवर कर दूं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सवाल की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दर्पण सूत्र। देखिए यह जो आपका सूत्र है, आपके बुक में डेरिवेशन इसका नहीं किया हुआ है, प्रूफ करके नहीं बताया गया है, तो आपके पेपर में आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। आप जब अगली कक्षा, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको वहां पे प्रूफ करके दिखाया जाएगा। और दर्पण सूत्र आपका क्या होता है, दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f और बराबर 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। यह आपका होता है दर्पण सूत्र। और इस दर्पण सूत्र में जो आपका f है, f क्या है, f आपकी है फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव से अगर हम मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, अवतल दर्पण है। यह कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस यहाँ पे आपका होता है P, यहाँ पे आपका होता है केंद्र, और यहाँ पे आपका होता है F। तो F यानी फोकस बिंदु कैपिटल F है। तो इस फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी। तो यही आपकी क्या है, आपकी फोकस दूरी है। अगर हम बात करें U की, तो U आपकी क्या है कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। जो आपका U है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर अगर आपकी कोई वस्तु रखी गई है, तो दर्पण का ध्रुव ये है और वस्तु की दूरी ये है, तो दर्पण की ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यह कहलाएगी आपकी क्या, U कहलाएगी। यह दूरी आपकी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। और यदि हम V की बात करें तो V क्या है कि ध्रुव से कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। जैसे अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब आपका यहां पर बना, प्रतिबिंब आपका यहां पर बना, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, यही दूरी आपकी क्या कहलाती है, V कहलाती है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपकी V है, ध्रुव से वस्तु की दूरी आपकी U है, और ध्रुव से आपके फोकस बिंदु की दूरी आपकी क्या है, फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f है। अब देखिए कुछ इसमें कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें किसकी, अवतल दर्पण के लिए, किसकी बात करें, अवतल
दर्पण के लिए, अगर हम बात करें किसके, अवतल दर्पण के लिए, तो जो अवतल दर्पण के लिए जो होगा ना, अवतल दर्पण के लिए देखा जाए तो प्रकाश हमेशा यहां से किधर चलेगा, इधर चलेगा, और हर एक दूरी हमें कहां से मापनी होती है, ध्रुव से मापनी होती है। तो अगर हम इसके f की बात करें तो f जो होगा इसका, भाई यहां से ध्रुव से फोकस दूरी, यानी कि f इसका क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो f इसका हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव ही होगा। और यदि हम इसके u की बात करें, अगर इसके हम u की बात करें तो u P आपका कहाँ है, यहाँ पर है, और U आपका यहाँ है। P से जब U की तरफ जाएंगे तो प्रकाश इधर चल रहा है और हम जा रहे हैं इधर, यानी प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं। और जब हम प्रकाश के विपरीत जाते हैं तो दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, तो U भी आपकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। U भी क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। अब देखिए जो आपकी V की बात है ना, V इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है और भी आपका धनात्मक भी हो सकता है। पूछिए कैसे, देखिए भी आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो भी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो भी का मान ऋणात्मक होता है, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो भी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आइए बताते हैं कैसे। आपने देखा कि जब कभी भी अवतल दर्पण से जब हमने प्रतिबिंब निर्माण आपको बताया तो वहां पर आपने देखा कि जब कभी भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है और किरणें वास्तव में अगर मिल रही हैं, किरणें अगर वास्तव में मिल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि किरणें यहीं कहीं मिलती होंगी, इधर ही कहीं मिलती होंगी, और यहां जब किरणें मिलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा यहां, यानी कि हमें हमेशा चलना होगा प्रकाश के विपरीत दिशा में। और यदि प्रकाश के विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो हमेशा क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। प्रकाश के विपरीत दिशा में हम जब चलेंगे तो हमेशा क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। इसलिए जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। अब यदि प्रतिबिंब जब कभी भी आपका आभासी बना तो आपने देखा कि जब कभी भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो हमेशा दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। हमेशा दर्पण के कहां बनता है, इधर बनता है, पीछे। और यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो ध्रुव आपका है यहां और हमें जाना है इधर, और प्रकाश की भी दिशा किधर है इधर। तो प्रकाश के दिशा में ही जब हम चलेंगे तो दूरी हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव। तो यहां पर जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश की दिशा में चलेंगे। इसलिए जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, तो जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, तो हम प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए f और u का मान तो सदैव ऋणात्मक होता है। और अगर हम बात करें v की, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी ली जाएगी निगेटिव, और यदि प्रतिबिंब बनेगा आभासी तो दूरी ली जाएगी कैसी, पॉजिटिव। अगर यही हम उत्तल की बात करें, यदि यही हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में होगा ये कि देखिए अगर हम यहाँ पे बना दें क्या आपका उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण अगर हम यहाँ पे बना दें आपका, तो उत्तल दर्पण देखिए कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, कुछ आपका इस प्रकार से उत्तल दर्पण बनेगा, जिसकी यहाँ पे आपकी होगी फोकस बिंदु, और यहाँ पे आपका होगा केंद्र, और यहाँ पे आपका होगा P, यहाँ पे आपकी होगी वस्तु, और ये होगी आपकी प्रकाश की दिशा। तो अगर हम इसके F की बात करें, अगर इसके F की बात करें तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, प्रकाश की दिशा है इधर और हमें चलना भी है किधर, फोकस बिंदु के तरफ। तो प्रकाश की दिशा में अगर हम चलेंगे तो हमेशा दूरी किसमें ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो F जो होगा इसमें हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। अगर हम बात करें U की, तो U आपका क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो बाईं ओर रखी गई है, और दर्पण का ध्रुव है यहाँ, वस्तु है यहाँ, हमें चलना है ध्रुव से इसकी तरफ, और प्रकाश चल रहा है इस तरफ, हमें चलना है इस तरफ। तो प्रकाश के विपरीत चल रहे हैं, और जब कभी भी हम प्रकाश के विपरीत चलते हैं तो क्या लिया जाता है, दूरी निगेटिव ली जाती है। इसलिए जब कभी भी हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की दूरी को लिया जाएगा तो हमेशा किस में लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और यदि हम बात करें भी की, तो भी क्या होगा,
देखिए, आपने देखा क्या अवतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बना? हमने दो केस का डिस्कशन किया उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी, यानी उसे जबरदस्ती मिलाया गया, वास्तव में कहीं पे कोई किरणें नहीं मिली। और जब कभी भी आभासी आपका प्रतिबिंब बनता है, तो हमने अभी अभी आपको समझाया कि जब कभी भी आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि आभासी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा इधर कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। भाई, इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर प्रकाश की किरणें जा नहीं सकती हैं, और इसमें देखिए इधर वास्तव में तो मिलेंगी नहीं। प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा इधर, और दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से हमें चलना होगा इधर, और प्रकाश की दिशा भी है इधर, इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका जो भी आपका होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप एक नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी है हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल के लिए यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात को आप बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान देंगे तो यह सूत्र आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है आपके सवाल के अंतर्गत। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, जिन सवालों को, सभी सवालों को मैं कराऊंगा आपको, एक एक सवालों को, एक एक कंसेप्ट को आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट यह था कि प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए सर लाइव मतलब कॉल कीजिए जूम एप्लीकेशन वगैरह पे, ये सब तो जूम एप्लीकेशन पे नहीं, जैसे ही यह चैप्टर आपका समाप्त होगा एक डेढ़ घंटे की लाइव क्लास ली जाएगी, जिस लाइव क्लास में आप सब जुड़ें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।